एस जयशंकर, भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो सिर्फ पिछले 3 सालों के अंदर भारत को वर्ल्ड मैप पर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर ले आए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनका कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आज की डेट में एस जयशंकर वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स में से एक काउंट किए जाते हैं। यूक्रेन रशिया वॉर पर भारत का स्टैंड, पाकिस्तान चाइना के खिलाफ जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजीज और यूएस जापान जैसी कंट्रीज के साथ में स्ट्रेटेजिक रिलेशंस को स्टेबलाइज करने में एस जयशंकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। लेकिन ये सब उन्होंने किया कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। एस जयशंकर करंट गवर्नमेंट के वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड कैबिनेट मिनिस्टर्स में से एक हैं। उन्होंने दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट सेंट स्टीफन कॉलेज से केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की, फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में एमए और फिर इसके बाद जेएनयू से फॉरेन रिलेशन में एमफिल और फिर पीएचडी की। 2019 में जब उन्हें फॉरेन मिनिस्टर चुना गया तो उस समय वो ना तो लोकसभा के सदस्य थे और ना ही राज्यसभा के, लेकिन इसके बावजूद उन्हें ये मिनिस्ट्री दी गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी फॉरेन मिनिस्ट्री में उनका लंबा करियर। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1977 में एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया और उनकी पहली पोस्टिंग रशिया में हुई। 1985 में एस जयशंकर को अमेरिका में भारत का पहला सेक्रेटरी बनाया गया। 1988 से 90 के बीच में एस जयशंकर को भारत की तरफ से एज पॉलिटिकल एडवाइजर श्रीलंका भी भेजा गया। उस समय श्रीलंका में मिलिट्री और एलटीटी यानी कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम के बीच में सिविल वॉर चल रही थी और इसे शांत करने के लिए भारत ने भी अपनी पीस मेकिंग फोर्स को वहां भेजा था। लेकिन इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ने लगे, इसलिए फोर्स को भारत ने वापस बुला लिया और एस जयशंकर का ये मिशन ज्यादा कामयाब नहीं रहा। इसके बाद बुडापेस्ट और ईस्ट यूरोप में भी उन्होंने कुछ समय तक डायरेक्टर के रूप में काम किया और इस दौरान वो उस समय देश के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के लिए प्रेस सेक्रेटरी और स्पीच राइटर का भी काम करते थे। 1996 से 2000 के बीच में उनकी पोस्टिंग टोक्यो में हुई। ये वो टाइम था जब भारत में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था और इसकी वजह से दुनिया के कई दूसरे देशों की ही तरह जापान भी भारत से काफी ज्यादा नाराज हो गया था। हालांकि यहाँ पर अपनी स्किल्स के दम पर एस जयशंकर भारत के स्टैंड को क्लियर करते हुए जापानीज गवर्नमेंट को मनाने में कामयाब रहे। ये वो टाइम था जब जापानीज पॉलिटिक्स में भी काफी चेंज देखने को मिल रहा था और शिंजो आबे काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे, जिसे देखकर एस जयशंकर भी ये बात समझ गए थे कि शिंजो आबे आगे चलकर जापानीज पॉलिटिक्स का फेस बनने वाले हैं। इसलिए उन्होंने उस समय उनकी मुलाकात देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से करवाई। जापान के बाद एस जयशंकर को अमेरिका में भारत का जॉइंट सेक्रेटरी बनाया गया। भारत की लिबरलाइजेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद अमेरिका इंडियन मार्केट पे काफी ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहा था। हालांकि एस जयशंकर इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि अमेरिका इंडियन मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन उस समय भारत को भी अमेरिका की नीड थी। इसलिए भारत और अमेरिका के बीच में हुई सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को भारत के फेवर में नेगोशिएट कराने के लिए एस जयशंकर ने बहुत मेहनत की और इसमें वो कामयाब भी रहे। 2005 में एस जयशंकर ने भारत और यूएस के बीच में 10 ईयर डिफेंस फ्रेमवर्क साइन कराया, जिसके बाद भारत और अमेरिका अगले 10 सालों के लिए डिफेंस इक्विपमेंट लाइक जेट एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट पर साथ मिलकर काम करने लगे। इसके अलावा दोनों कंट्रीज के बीच हुई ओपन स्काई एग्रीमेंट को साइन कराने में भी एस जयशंकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साल 2007 से 2009 के बीच में एस जयशंकर को सिंगापुर में भारत का हाई कमिश्नर बनाया गया। इस दौरान उन्होंने भारत और सिंगापुर के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन करवाया, जिस एग्रीमेंट की वजह से ही आज की डेट में भारत की 27% एफडीआई का सोर्स सिंगापुर है। सिंगापुर के बाद वो चाइना में भारत के एम्बेसडर बने, जहां रहते हुए उन्होंने दोनों देशों के कल्चरल, इकोनॉमिक, ट्रेड और बॉर्डर डिस्प्यूट पर काम किया। साल 2010 में एस जयशंकर चाइना के साथ नेगोशिएट करते हुए जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स को चाइना की तरफ से दी जाने वाली स्टेपल्ड वीजा पॉलिसी को खत्म करने में कामयाब रहे। साल 2013 में एस जयशंकर को जब अमेरिका में भारत का एम्बेसडर बनाया गया था तो उस समय दिव्यानी खोबरागड़े इंसिडेंट हुआ था। दिव्यानी अमेरिका की इंडियन एम्बेसी में सिविल सर्वेंट थी, जिन्हें एक रोज वीजा फ्रॉड और अपनी नौकरानी को कम सैलरी देने के जुर्म में न्यूयॉर्क पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अब जिस तरीके से एक इंडियन डिप्लोमेट को न्यूयॉर्क पुलिस ने ट्रीट किया था, उसे लेकर दोनों ही कंट्रीज में काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई, जिसका असर दोनों कंट्रीज के रिलेशन पर भी पड़ा। लेकिन यहाँ पर अपनी डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज को यूज करते हुए एस जयशंकर इस इशू को सॉल्व करने में कामयाब रहे और वो दिव्यानी को तो भारत वापस लेकर ही आए। साथ ही इस इशू की वजह से दोनों कंट्रीज में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी उसे भी उन्होंने खत्म किया। वहीं साल 2014 में वो कार्नेगी इंडोवेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में पार्टिसिपेट करते हुए उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर इस बात पर भी आर्ग्यू किया कि बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज फंडामेंटल तो साउंड करती हैं, लेकिन रियलिटी में इन स्ट्रेटेजीज यानी कि इन टाइज को कई सेंटिमेंट प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। ऐसे
जयशंकर ने ये बात उस समय भारत और अमेरिका के रिलेशंस को लेकर कही थी। साल 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो तब तक एस जयशंकर को फॉरेन सर्विस में 37 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे और वो अपने रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन रिटायरमेंट से पहले ही मोदी गवर्नमेंट ने एस जयशंकर को फॉरेन सेक्रेटरी की पोस्ट पर अपॉइंट कर लिया। आपको याद होगा कि 2015 से 2018 के बीच में पीएम नरेंद्र मोदी ने काफी फॉरेन विजिट किए थे, जिसे लेकर उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। लेकिन रियलिटी में ये सारे के सारे फॉरेन विजिट एस जयशंकर और फॉरेन मिनिस्ट्री की स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे और इसी दौरान फॉरेन मिनिस्ट्री ने चाइना की स्टिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी पर भी काम करना शुरू किया, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने इंडोनेशिया, सिंगापुर, जापान, मंगोलिया, ईरान, ओमान जैसे देशों के साथ में अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को रीस्टेबलाइज किया ताकि वो चाइना और पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली घेर सके। हालांकि साल 2018 में एस जयशंकर का जो वर्क पीरियड जो एक्सटेंड किया गया था वो फाइनली कंप्लीट हो गया और उन्होंने अपनी पोस्ट से रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद एस जयशंकर ने कुछ समय के लिए टाटा ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। लेकिन जैसे ही साल 2019 में मोदी गवर्नमेंट वापस पावर में आई तो पीएम नरेंद्र मोदी ने एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्ट्री का पद ऑफर कर दिया। एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर बनाने की सबसे बड़ी वजह थी उनका 40 इयर्स से ज्यादा का फॉरेन मिनिस्ट्री में एक्सपीरियंस। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्री में रहते हुए उन्होंने भारत को कई इंटरनेशनल इश्यूज में स्ट्रांगली रिप्रेजेंट किया था, साथ ही कई इंटरनेशनल डील्स को भारत के फेवर में नेगोशिएट कराया था, इसलिए वो कहीं ना कहीं इस पोस्ट के लिए परफेक्ट कैंडिडेट नजर आ रहे थे और इस बात को उन्होंने प्रूव भी किया है। लास्ट 3 ईयर में भारत वर्ल्ड स्टेज पर एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनकर उभरा है। स्पेशली रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान वेस्टर्न मीडिया के क्रिटिसिज्म का जवाब देते हुए एस जयशंकर ने जिस तरह से भारत का स्टैंड क्लियर किया वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव था। एस जयशंकर ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जितना तेल भारत एक महीने में रशिया से खरीदता है उतना तेल तो यूरोपियन कंट्रीज एक दिन में रशिया से खरीद लेती हैं। इसके अलावा रिसेंटली वेस्टर्न मीडिया के भारत के रशिया से हथियार खरीदने पर एस जयशंकर ने कहा था कि भारत के पास रूसी हथियार इसलिए ज्यादा है क्योंकि दशकों तक वेस्टर्न कंट्रीज एक तानाशाही देश को सारे वेपन्स प्रोवाइड कराती रही। अपने इतने लंबे करियर के दौरान एस जयशंकर ने दूसरे देशों की इंटरनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज को काफी क्लोजली मॉनिटर किया है, जिसकी वजह से वो जानते हैं कि किन देशों के साथ में भारत के स्ट्रैटेजिक रिलेशंस या फिर मिलिट्री रिलेशन भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। और यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत की फॉरेन पॉलिसी में एक टर्निंग पॉइंट आया है। आज की डेट में वेस्टर्न कंट्रीज से ज्यादा फोकस साउथ ईस्ट नेशंस के साथ में अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने पर कर रहे हैं और इन नई स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिकल फॉरेन पॉलिसीज की वजह से ही अब भारत उस स्टेज की तरफ बढ़ रहा है जहां हम दुनिया पर नहीं बल्कि दुनिया हम पर डिपेंडेंट होगी। वहीं एस जयशंकर इस बात का भी बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब कोई एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड पर्सनालिटी पॉलिटिक्स में एंटर करती है तो कितना बड़ा चेंज आ सकता है और शायद यही वजह है कि कई लोग एस जयशंकर को नेक्स्ट पीएम के रूप में भी देखते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एस जयशंकर में पीएम वाली क्वालिटीज हैं या नहीं? वहीं एस जयशंकर की इन फॉरेन पॉलिसीज पर आपका क्या ओपिनियन है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और ये वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।